O75 हिंदी अध्याय 371 जुड़वां बहनें। वेयरवुल्फ का नेता हाथ में एक बड़ी कुल्हाड़ी लेकर मुझ पर झपटा। इसकी गति बहुत तेज है। एक क्षण वह अपनी जगह पर था और अगले ही क्षण वह मेरे सामने आ गया और उसकी कुल्हाड़ी मुझ पर वार करने लगी। यदि मैंने रूल को मार दिया होता तो मैं इस क्षण को धीमी गति और थोड़ी अधिक स्पष्टता के साथ देख पाता और मेरे विचार इतने तेज हो जाते कि मैं कुल्हाड़ी से निपटने के लिए दर्जनों विकल्पों के बारे में सोच पाता, लेकिन फिर भी मैं वेयरवुल्फ की हरकतों को देखकर चकमा दे पाता क्योंकि वह हमला करने वाला था, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं होता। ये वेयरवुल्फ बहुत शक्तिशाली है। केवल अगर मेरे मारने के नियम की समझ वर्तमान सनफायर नियम के स्तर पर होती तो मुझे अपनी हत्या के साथ एक वेयरवुल्फ से निपटने का मौका मिलता, लेकिन मेरे मारने के नियम की समझ सनफायर नियम के पीछे है। लेकिन यह अच्छी बात थी कि अब मैंने जो नियम सक्रिय किया है वह सनफायर नियम है, जो न केवल सबसे अच्छे आक्रामक प्रकार के नियमों में से एक है, बल्कि जब कौशल के साथ मिलाया जाता है तो ये बहुत अच्छे अन्य बढ़ावा भी प्रदान करता है। जब मैंने वेयरवुल्फ को लड़कियों का पीछा करते देखा तो मैंने पहले ही अपनी शक्ति प्रकार की कुशलता सक्रिय कर ली थी, और जब वेयरवुल्फ प्रकट हुए तो मैंने पहले ही अपनी शक्ति प्रकार की कुशलता के साथ 100% शक्ति को मिला दिया था। मैं आने वाले हमले से बचना चाहता था। मैं इस वेयरवुल्फ हमले की शक्ति का अनुभव करना चाहता था ताकि मैं इसकी असली शक्ति तक पहुंच सकूं। महान कुल्हाड़ी मेरी ओर आए और उसने विशेष रूप से मेरी गर्दन पर निशाना साधा। जरा सी चूक हुई तो मेरा सिर धड़ से अलग हो जाएगा। उसकी कुल्हाड़ी को पास आते देख मैंने अपनी तलवार उसकी ओर घुमाई और लाल प्रकाश की एक किरण की तरह मेरी तलवार कुल्हाड़ी से टकरा गई। खटखट, धप धप धप, मेरी तलवार और उसकी बड़ी कुल्हाड़ी टकराए और अगले ही पल मुझे अपने अंदर इतना गहरा सदमा लगा कि मुझे 3 कदम पीछे हटना पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं 1 कदम पीछे हट रहा था, वेयरवुल्फ ने मुझ पर फिर से हमला कर दिया और इस बार उसका हमला 3 गुना तेज था। मैंने प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी तलवार और कुल्हाड़ी को उस पर घुमाया और संघर्ष की तैयारी में अपने पैरों को थोड़ा सा मोड़ लिया। खटखट, जैसे ही वेयरवुल्फ की कुल्हाड़ी मेरी तलवार से टकराई, मुझे तीव्र झटका महसूस हुआ जो पिछली बार की तुलना में 3 गुना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन पिछली बार के विपरीत मैं इस परिदृश्य के लिए तैयार था। freewebnovel.com। जैसे ही यह झटका मेरे शरीर तक पहुंचा, मैं अंदर तबाही मचाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि मेरा शरीर सूर्य अग्नि नियम के संरक्षण में था और सूर्य अग्नि नियम की मदद से मैंने अपनी सारी शक्ति वापस अपने पैरों में मोड़ ली और पीछे कूद गया। तो यह इसकी शक्ति है और ये थोड़ा और छिपा हुआ होगा, मैंने मुस्कुराते हुए सोचा और पीछे कूद पड़ा। पीछे कूदते समय मैंने एक पल के लिए 2 बहनों की लड़ाई पर नजर डाली और ये देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ कि वे अपनी टीम वर्क के साथ 3 वेयरवुल्फ को काफी मुश्किल समय दे रही हैं। इन दोनों बहनों की टीम वर्क बहुत अच्छी थी, जहां वे एक दूसरे की खामियों को छिपा सकती थीं और एक दूसरे के हमलों को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा सकती थीं, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि उन्होंने नियमों को समझ लिया था। जिन नियमों को उन्होंने समझा है वे इन 2 लड़कियों के व्यक्तित्वों की तरह विपरीत गुणों वाले हैं, लेकिन उनकी तरह वे समन्वय में काम करते हैं। उन दोनों ने एक शक्तिशाली स्तर 2 नियमों को समझा है और उनके नियम बर्फ और आग के शक्तिशाली रूपांतर हैं। जब मैं रूल पैलेस में था तो मुझे उनके नियमों के बारे में पता नहीं था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें जो नियम समझने हैं वे शक्तिशाली स्तर 2 के नियम हैं। उनकी शक्ति की तुलना शीर्ष 2 स्तर के नियमों जैसे सनफायर नियम और किलिंग नियम से नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके नियमों को निश्चित रूप से उच्च श्रेणी के स्तर 2 के नियमों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मैं उनकी लड़ाई को कुछ क्षण और देखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वेयरवुल्फ ने मुझ पर हमला करते हुए उसका पीछा किया था और मैंने फिर से अपनी तलवार से उसका जवाब दिया, लेकिन इस बार मेरी तलवार थोड़ी चमक रही थी। खटखट, मैं और वेयरवुल्फ हवा में भिड़ गए, लेकिन इस बार मैंने उस तरह से जवाबी गोली नहीं चलाई जैसी वेयरवुल्फ को उम्मीद थी। हे धप, मैं हंसता हूं क्योंकि मैं जमीन पर उतरा। मैंने अपनी नियम शक्ति का 100% सक्रिय किया है और मैं अपनी ताकत के साथ विलीन हो गया हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने इसका पूरा उपयोग कर लिया है। जमीन पर उतरने के बाद मैंने पाया कि वेयरवुल्फ मेरी ओर आ रहा है और इस बार उसके हमले और भी अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन इस बार मैं निष्क्रिय नहीं रहा और अपनी चमकती हुई तलवार से हमला किया। ये लाल तलवार मध्य स्तरीय काइट ग्रेड कलाकृति है और इसमें 3 संवर्धन हैं। 3 संवर्धनों में से एक पहले से ही अनलॉक था जब मुझे ये तलवार मिली थी। पहला संवर्धन अपेक्षाकृत सरल है लेकिन बहुत उपयोगी है, वह है अग्नि संवर्धन। एक बार अग्नि प्रकार की ऊर्जा इसके अंदर प्रवेश कर जाए तो इसकी शक्ति में कितनी वृद्धि होगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अंदर डाली गई अग्नि ऊर्जा की गुणवत्ता और स्तर क्या है, और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इसकी शक्ति को नियम शक्ति द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार हथियार को बपतिस्मा देने से पहले किसी की नियम शक्ति औसत ग्रेड तक पहुंच जानी चाहिए। नाइट स्टेज पर होने के दौरान औसत स्तर पर नियम को समझने के लिए उसे बहुत प्रतिभाशाली होना चाहिए। कुल्हाड़ी का मालिक जिससे मैंने समझा है, इसके मूल मालिक ने इसे उच्च स्तरीय अग्नि प्रकार के नियम से बपतिस्मा दिया होगा ताकि यह सूर्य अग्नि नियम को इतनी आसानी से बरी कर सके, क्योंकि यह तलवार केवल अग्नि प्रकार के मन और अग्नि प्रकार के नियम का उपयोग करती है और सूर्य अग्नि को अभी भी अग्नि प्रकार का नियम माना जा सकता है। खटखट खटखट,
वेयरवुल्फ नेता और मैं आपस में भिड़ते रहे। हमारा हर कदम पहले से अधिक शक्तिशाली है। जो भी हमारे रास्ते में आता उसे काटा जा सकता था, पेड़ पत्थर आदि। मेरे हाथ में तलवार अब बहुत चमक रही थी, जैसे कि वह भट्टी से निकली हो। लड़ाई जारी है क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे पर बढ़त हासिल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। तुम मेरी अपेक्षा से बेहतर हो, लेकिन यदि तुम सोचते हो कि मेरे पास बस यही है, तो तुम बहुत गलत हो, वेयरवुल्फ ने कहा और फुर्ती से मेरी तलवार का मुकाबला किया और मुझ पर फिर से हमला किया। ये तो मैं बस नाटक कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं गंभीरता से लड़ने जा रहा हूँ, वेयरवुल्फ ने कहा और जो बड़ी कुल्हाड़ी मेरी ओर आ रही थी, उसने बीच में ही अचानक अपनी शक्ति बढ़ा दी। उसकी शक्ति 5 गुना से भी अधिक हो गई। मैंने बिना सोचे समझे अपनी तलवार में सारी सूर्य अग्नि शक्ति डाल दी और उस बड़ी कुल्हाड़ी की ओर झपटा जो मुझे 2 टुकड़ों में काटने के लिए आ रही थी। तभी अचानक मुझे अपनी तलवार से एक ऐसी चीज़ का एहसास हुआ जिसने मुझे बहुत खुश कर दिया और खुद पर बहुत गुस्सा भी आया कि मैं जोर से गाली क्यों नहीं दूंगा। इस लाल तलवार में 3 संवर्धन थे, एक खुला हुआ था जबकि अन्य 2 सीलबंद थे। मैंने पहले भी इसे अनलॉक करने की कई बार कोशिश की थी, लेकिन कभी सफल नहीं हुआ। लेकिन अब जब मैंने अपनी सारी सूर्य अग्नि तलवार को खिला दी, तो मैंने पाया कि सील थोड़ी सी टूट गई है। यदि मैं अपनी सनफायर के साथ उस सील पर हमला करता रहा, तो मैं कुछ ही मिनटों में उसे तोड़ सकता था। यदि मैंने 3 दिन पहले सील तोड़ने की कोशिश की होती, जब मुझे सनफायर की समझ थी, तो मैं अब सील तोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बल्कि मैं इसका इस्तेमाल इस वेयरवुल्फ के खिलाफ कर रहा होता। खटखट। हमारे दोनों के हथियार टकराए और मैं पीछे की ओर उड़ गया और मेरे शरीर को इतना जोरदार झटका लगा कि मेरे आंतरिक अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए और मेरे शरीर में लगभग खून आ गया, लेकिन मैंने बलपूर्वक उसे निगल लिया। तो यह है इसकी असली ताकत। खैर, मैं उस प्रतिद्वंद्वी से इससे कम की उम्मीद नहीं करता जिसने मुझे प्राणघातक खतरे का एहसास कराया। धप। मैंने अपने आप को हवा में बलपूर्वक स्थिर किया और किसी पेड़ से टकराने से पहले ही जमीन पर उतर गया। मैंने अभी खुद को स्थिर ही किया था कि मैंने वेयरवुल्फ को अपनी ओर आते देखा। अपने मुंह के कोने से गिरे खून को पोंछे बिना ही मैंने अपनी चमकदार लाल तलवार वेयरवुल्फ पर घुमा दी। खटखट। इस बार उसकी कुल्हाड़ी पिछली बार से अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन इस बार मुझे इसकी ताकत का प्रारंभिक अंदाजा था, इसलिए इसके वार से दूर उड़ने के बावजूद मैं इससे घायल नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अपने शरीर के हर हिस्से को सावधानीपूर्वक उसके बल से भस्म कर दिया और शेष जो बल मेरे लिए हानिकारक था, वह सूर्य अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया गया। यदि मेरे पास पर्याप्त समय होता तो मैं अपनी शासन शक्ति से पूरी सेना को आसानी से कुचल देता, लेकिन अफसोस की समय एक ऐसी विलासिता है जो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि वेयरवुल्फ का एक और कुल्हाड़ा मेरी ओर आ रहा था और मैं केवल उसका प्रतिकार कर सकता था, क्योंकि चकमा देना मेरे लिए कोई विकल्प नहीं था। खटखट। एक और जोरदार हमला और मैं पिछली बार की तरह वापस उड़ गया, और इस बार मैं इतनी दूर तक उड़ गया कि मैं जुड़वां बच्चों की लड़ाई नहीं देख सका, केवल अन्य 3 वेयरवुल्फ के साथ उनकी लड़ाई की आवाज़ सुन सका। क्लैंक 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 क्लैंक। जबकि मैं वेयरवुल्फ के हर हमले से दूर उड़ रहा था, मैं दूसरी वृद्धि पर सील तोड़ने के लिए भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि यह वेयरवुल्फ के खिलाफ जीतने का एकमात्र विकल्प है। मैं चाहता तो भाग सकता था और इतनी अपार शक्ति होने के बावजूद वेयरवुल्फ के लिए मुझे पकड़ना बहुत मुश्किल होता, लेकिन मैं भागा नहीं क्योंकि मुझे लग रहा था मैं इस वेयरवुल्फ को हरा सकता हूँ। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि जब मेरे पास कोई विकल्प नहीं है तो मैं भाग जाऊंगा, और मैं भागूंगा भी क्यों। ये वेयरवुल्फ सबसे अच्छा प्रतिद्वंद्वी है जो मुझे मिल सकता है, और केवल ऐसे प्रतिद्वंद्वी से लड़ने से ही मैं बेहतर हो पाऊंगा। यदि मैं कठिन परिस्थितियों में भी भागता रहा तो मैं कभी भी अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। जब से मैंने साहसिक यात्राएं शुरू की थीं, मैंने ऐसी कई चीजें देखी और सुनी थीं जो एक छोटे शहर का लड़का कभी पसंद नहीं करेगा। केंद्रीय महाद्वीप और सर्वोच्च स्तर के संगठनों की महान शक्तियां जो पूरी दुनिया पर राज करती हैं। जैसे जैसे दुनिया के बारे में मेरा नज़रिया बड़ा होता गया, मैं कई चीज़ें जानता हूँ, लेकिन मैं अभी भी बचपन से देखे गए अपने सपने को संजोए हुए हूँ, जो लीग ऑफ लेजेंड्स में भाग लेना है। और इस बार जागृति ग्राउंड के कारण बहुत से लोगों ने नियम शक्ति को समझ लिया है और ग्रिम युद्ध के मैदान में प्रवेश किया है, इसलिए वे निश्चित रूप से लीग ऑफ लेजेंड्स में भाग लेंगे। इस बार लीग लीजेंड जैसा पहले कभी नहीं हुआ। बचपन से ही मैं सिर्फ लीग ऑफ लीजेंड में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन अब मेरा सपना शीर्ष पर पहुंचने का है। ये सपना बेतुका लग सकता है, लेकिन मैं इसे प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ दे दूंगा, और अपनी 2 नियम शक्तियों के साथ मुझे पता है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा मौका है अगर मैं स्तर बढ़ाना जारी रखता हूं और अपनी नियम शक्तियों की समझ को आगे बढ़ाता हूं। क्लैंक पोह। मैं पुनः पीछे की ओर उड़ गया, क्योंकि मेरी तलवार वेयरवुल्फ की विशाल कुल्हाड़ी से टकरा गई थी और पुनः खून की उल्टी हुई। पिछले 10 या उससे अधिक चालों से वेयरवुल्फ की कुल्हाड़ी की शक्ति इतनी बढ़ गई कि हर बार जब मैं उससे टकराता तो खून की उल्टी किए बिना नहीं रह पाता। वेयरवुल्फ की यह कुल्हाड़ी थोड़ी विशेष है। पहले मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब भी मेरी तलवार कुल्हाड़ी से टकराती थी तो एक अदृश्य कंपन मेरे शरीर में प्रवेश कर जाता था। इस कंपन में कोई रहस्यमय गुण नहीं है, क्योंकि कंपन स्वयं हानिरहित है, लेकिन जब ये कंपन मेरे शरीर के अंदर कुल्हाड़ी के बल के साथ विलीन हो जाती है तो यह अत्यंत घातक हो जाती है, उस छोटी सुई के समान जो आपको तंग करती रहती है।
मैं ऊपर से तो अच्छा दिखता हूँ, लेकिन इसके लगातार हमलों के कारण मैं अंदर से बहुत घायल हो गया हूँ और इसी कारण से मुझे औषधि पीने का मौका भी नहीं मिला। FEWebnovel.com। जिस मजबूत शरीर पर मुझे गर्व था, वह अब कागज़ की तरह कमज़ोर हो गया था। मेरे शरीर में मौजूद 2 नीलम मोहरें ऐसे प्रतिद्वंद्वी के सामने बेकार हो गई थीं। वेयरवुल्फ के साथ ये लड़ाई पिछले कुछ महीनों में मेरी सबसे फलदायी लड़ाई कही जा सकती है, खासकर तब जब मैं जागृति की भूमि से बाहर आकर नियम को समझ रहा था। इस लड़ाई ने मुझे मेरी ताकत और कमजोरियों का एहसास कराया और यह भी कि मुझे किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और जिस एक क्षेत्र पर मुझे सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए वह है मेरी आत्मा की ऊर्जा, शक्ति स्तर, शरीर और उपचार में सुधार करना। सीधे शब्दों में कहें तो मैं शासन करने वाली शक्ति को छोड़कर हर चीज़ को बांधता हूँ। शासन करने वाली शक्ति पारलौकिक हो सकती है, लेकिन अन्य चीज़ें भी आवश्यक हैं। दूसरे संवर्धन पर लगी सील लगभग टूट चुकी है। बस कुछ ही सेकंड में सील पूरी तरह से टूट जाएगी और उसके बाद ही मुझे इस प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 2 नियमों का एक साथ उपयोग नहीं कर सकता, मैं उनका उपयोग कर सकता हूं, लेकिन मुझे तीव्र सिरदर्द सहना पड़ेगा और इसके दुष्प्रभाव भी होंगे तथा अवधि भी बहुत कम होगी। इस समय से पहले मुझे जो कुछ मिनट मिले थे, उनकी तुलना में मैं भाग्यशाली रहूंगा यदि मैं 3 सेकंड के लिए भी इस अवस्था को बनाए रखने में सक्षम रहा। मैंने अभी तक उस विधि का उपयोग नहीं किया है। मैं अपनी तलवार की दूसरी वृद्धि के टूटने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसके साथ ही मुझे इसे एक ही चाल में मारने में अधिक आत्मविश्वास मिलेगा, क्योंकि मेरे पास जो होगा, यदि एक भी चाल विफल हो जाती है तो अपनी पूरी गति के साथ भागना मेरा एकमात्र विकल्प होगा। मैं वेयरवुल्फ के वारों से बचता रहा और आंतरिक रूप से घायल होता रहा। मैं पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका हूँ और काफ़ी पीला दिख रहा हूँ। अगर यह कुछ और मिनटों तक चलता रहा तो मेरे पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। क्रैक क्रैक क्रैक, धमाका। अंततः सील टूट गई और दूसरा संवर्धन भी खुल गया, क्योंकि इसकी सूचना मेरे मस्तिष्क में प्रसारित हो गई। पॉइंट इन्फर्नो, ये दूसरे संवर्धन का नाम है। इस संवर्धन को सक्रिय करने के लिए मुझे तलवार को बहुत सारी अग्नि ऊर्जा और नियम शक्ति देनी होगी, जो तलवार की नोक पर एक बिंदु पर केंद्रित होगी। ये संवर्धन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान यह है कि इसके साथ हमला करने के लिए मुझे अपनी तलवार की नोक को उस वस्तु से छूना होगा जिस पर मैं हमला करना चाहता हूं। इसका मतलब है कि अगर मैं दूसरे संवर्धन के साथ वेयरवुल्फ पर हमला करना चाहता हूं तो मेरी तलवार की नोक को वेयरवुल्फ को छूना होगा। जैसे ही मैंने विवरण पढ़ा, मैंने आर्टिफैक्ट को चार्ज करना शुरू कर दिया और नियम शक्ति के साथ पूरी तरह से चार्ज करने में मुझे 55 सेकंड से 1 मिनट का समय लगेगा। मुझे फिर से 1 मिनट के लिए इसके हमले को सहना होगा। जब मैं अपनी तलवार को पूरी तरह चार्ज कर लूंगा, तभी मैं अपनी 2 शासन शक्तियों का एक साथ प्रयोग करूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे ही मेरी तलवार की नोक वेयरवुल्फ के किसी भाग पर लगेगी, उसका अंत हो जाएगा। द्वितीय संवर्धन का आक्रमण इतना शक्तिशाली होगा। क्लैंक पोह। 40 सेकंड बीत चुके थे और 20 सेकंड और बीतने पर मैं इस कमीने को अपनी तलवार से छेदने में सक्षम हो जाऊंगा। तुम्हें उन कॉकरोचों की तरह मारना मुश्किल है, वुल्फमैन ने अचानक कहा, और मुझे अशुभ आभास हुआ कि वह कुछ ऐसा करने जा रहा है जो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। लगता है मुझे इसका प्रयोग करना पड़ेगा, वेयरवुल्फ ने कहा और उसके शरीर से धुआं निकला। मैंने पहले ही सोच लिया था कि ऐसा कुछ होता है। आप स्पिरिट टोटेम को बुला सकते हैं, मैंने पूरी तरह से हैरान भाव से पूछा। समय रोकने के लिए मुझे बस 5 सेकंड तक इसे रोकना होगा, उसके बाद मैं हमला कर सकता हूँ। हाँ, मैं कर सकता हूँ, उसने काफ़ी विजयी भाव से कहा, लेकिन अचानक जैसे उसे कुछ महसूस हुआ, उसके चेहरे पर तीव्र क्रोध छा गया। तुम मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, उसने पूछा और अपनी बड़ी तलवार को मुझ पर बड़ी ताकत से तान दिया। लेकिन उस बड़ी कुल्हाड़ी को अपनी ओर आते देख मैंने डरने की बजाय मुस्कुरा दिया। जैसे ही उसने पूछना समाप्त किया, आवेश पूरा हो गया और मेरी तलवार पर चावल के दाने के समान आकार की आग केंद्रित हो गई, और ये देखकर मैंने अपना मारक नियम सक्रिय कर दिया। जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैं आत्मा को कुचलने वाले सिरदर्द से उबर गया और मेरी आंखों, कानों और नाक से खून बहने लगा। लेकिन सारी अग्निमान और शासन शक्ति को देखते हुए मैंने इसे तलवार को खिलाया, जो कि चावल के समान आकार के एकल छोटे बिंदु में केंद्रित थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि यह किस स्तर की शक्ति को बाहर कर देगा, लेकिन मुझे यकीन है एक बार यह वेयरवुल्फ के शरीर के किसी भी हिस्से से टकराने पर यह निश्चित रूप से उसे मार देगा या उसे इतना घायल कर देगा कि वह खड़ा नहीं हो पाएगा। जैसे ही आत्मा टोटेम उसमें वापस एकीकृत हो गया, उसकी कुल्हाड़ी की गति और भी अधिक हो गई, लेकिन मेरी समझ में यह एक सामान्य गति से आने वाली कुल्हाड़ी की तरह है। मैंने जल्दी से हमला करने के लिए खामियों का उपयोग करना शुरू कर दिया। रूल को मारने के साथ मैंने सोचा कि प्रक्रिया बहुत तेज हो गई है, जिससे मुझे एक ही हमले में इस वेयरवुल्फ को हराने का सबसे अच्छा संभव तरीका सोचने में मदद मिली। ये बहुत खतरनाक कदम है और मैं शायद बहुत घायल हो जाऊंगा, लेकिन इस भेड़िए को मारने के लिए ये कदम उठाना उचित होगा। मैंने तलवार से अपना बायां हाथ छुड़ाया और उससे अपनी ढाल सक्रिय कर ली। मैं आमतौर पर अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़ता हूँ, ढाल का उपयोग करते समय मैं इसे केवल एक हाथ में पकड़ता हूँ। मैंने अपना बायां हाथ आगे बढ़ती हुई कुल्हाड़ी की ओर बढ़ाया और अपनी तलवार उसकी छाती की ओर
मुझे ऐसा करते देख उसके होठों पर एक मुस्कान की लकीर उभर आई, क्योंकि तलवार से एक हाथ हटा लेने से न केवल मेरी तलवार की शक्ति बहुत कम हो जाएगी, बल्कि इससे मेरी सुरक्षा भी कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए जब उसकी कुल्हाड़ी मुझसे टकराएगी तो यह मेरे शरीर में बहुत बड़ा झटका देगी और इसके साथ ही ऐसा कंपन आएगा जो मेरे शरीर के हर हिस्से को काट देगा। इसलिए बहुत अधिक संभावना है कि न केवल मेरे आंतरिक अंग कट जाएंगे, बल्कि यह मेरी हड्डी को भी चूर्ण कर देगा। ऐसा लगता है कि उसे मेरी तलवार की शक्ति कम होते देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही उसे इस बात की परवाह है कि उसने कितने सुरक्षात्मक उपकरण पहने हुए हैं। अगर वह मेरी तलवार से बचना चाहता है तो उसे अपना हमला छोड़ना होगा, जो वह नहीं करेगा। वह मुझे मारने की कीमत पर अपने ऊपर लगी छोटी सी चोट को सह लेगा। यह एक बहुत ही खतरनाक योजना है और एक छोटी सी गलती भी मेरी जान ले सकती है, लेकिन एक बार सफल होने पर यह निश्चित रूप से इस राक्षस को मार देगा या बुरी तरह घायल कर देगा, क्योंकि मांस को चीरने वाली हड्डी को काटने वाली कंपन से मेरे पास उससे निपटने की योजना भी है। जहां तक मेरी योजना के बारे में उसे पता लगना कठिन है, क्योंकि तलवार की नोक में ही केंद्रित अग्निबिंदु छिपा हुआ है। वह तभी बाहर आएगा जब मैं उसे चाहूंगा और वह किसी वस्तु को छुएगा। मर गया, वह जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी मेरी ढाल से टकराने वाली थी और मेरी तलवार उसके दिल को छूने वाली थी। बैननंग पुची। अंत में कुल्हाड़ी मेरी ढाल से टकराए और ठीक उसी क्षण मेरी तलवार उसके हृदय के बजाय छाती के मध्य में जा लगी, क्योंकि वह चालाकी से थोड़ा आगे बढ़ रहा था और मुझे अंतिम क्षण में सुधार करना पड़ा और केवल उसके बचाव को पार करने और उसकी त्वचा को आधा सेंटीमीटर तक छेदने के बाद मैंने चावल के आकार की उस केंद्रित आग को उसके शरीर में छोड़ दिया। मैं कुछ क्षण के लिए बलपूर्वक जमीन पर खड़ा रह सका, उसके बाद मैं अत्यधिक गति से उड़ गया। आ हम दोनों एक साथ जोर से चिल्लाए, क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी से आने वाला कंपन मेरे शरीर को चीरने लगा था और मैंने उसके शरीर में जो चावल जैसी सघन आग छोड़ी थी वह उसे अंदर से पका रही थी। ऐसा लग सकता है कि बहुत समय बीत चुका है, लेकिन अपने स्पिरिट टोटेम के साथ एकीकरण के बाद हमला शुरू करने में केवल 2 सेकंड ही बीते हैं। मैं उन 2 शक्तियों को छोड़ना चाहता हूं जिन्हें मैंने सक्रिय किया था, लेकिन मैंने उन्हें बलपूर्वक पकड़ लिया और अपने शरीर के सभी हिस्सों को बारीक टुकड़ों में काटने वाले कंपन को कुचलने के लिए उन्हें अपने शरीर पर प्रसारित करना शुरू कर दिया। यदि मैंने इस शक्ति को 4 सेकंड में कुचल न दिया तो मैं अवश्य ही पाताल लोक के द्वार से निकल जाऊंगा। मैंने अपने अंदर के कंपन को कुचलने के लिए अपने 2 नियमों की शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन हर पल दर्द 1 गुना बढ़ रहा था, जिसे मैं अंततः बर्दाश्त नहीं कर सका और मुझे नियम शक्तियों को छोड़ना पड़ा। टकराना। क्रैक क्रैक क्रैक। पोह पोह पोह। शासन शक्ति छोड़ते ही मैं पेड़ से टकरा गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे शरीर की हर हड्डी टूट गई है और मैं खून की उल्टियां करता रहा। यदि मैं उस समय पेड़ से टकरा गया होता जब मेरी नियम शक्ति सक्रिय थी तो प्रभाव इतना बुरा नहीं होता, क्योंकि मेरे सुदृढ़ीकरण कौशल और शक्ति कौशल उस कौशल के साथ जुड़े हुए थे। मैं पहले ही कंपन के कारण गंभीर रूप से घायल हो चुका हूं और अब पेड़ से टकराने से मैं और भी अधिक घायल हो गया हूं, और सबसे बुरी बात यह है कि मैं पूरी तरह से कुचलने में असमर्थ था और यह मुझे फिर से घायल कर रहा है। मुझे इस कंपन को जल्दी से कुचलना है। हालांकि इसकी शक्ति पहले से बहुत कम है, लेकिन यह अभी भी चोट पहुंचा रहा है और अगर यह इसी गति से चलता रहा तो मैं इसकी कम शक्ति के बावजूद 5 मिनट से अधिक जीवित नहीं रह पाऊंगा। दांत पीसते हुए भयंकर सिरदर्द के बावजूद मैंने पुनः सनफायर की शक्ति को सक्रिय किया और इसके साथ अंतिम कंपन को कुचलना शुरू कर दिया। हर क्षण यातनापूर्ण है, क्योंकि शासन शक्ति के सक्रिय होने के कारण मुझे आत्मा को चीर देने वाला सिरदर्द महसूस हो रहा है, लेकिन मेरे पास इस यातना को सहन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जब तक कि उन घातक तरंगों को पूरी तरह से कुचल नहीं दिया जाता। अंत में कुछ सेकंड के बाद मैं अपनी नियम शक्ति के साथ सभी कंपन को कुचलने में सक्षम हूं और बस थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अभी भी बहुत गंभीर रूप से घायल हूं और अगर मैंने जल्द ही औषधि नहीं पी तो मुझे गंभीर परिणाम या यहां तक कि मौत का सामना करना पड़ेगा। मैं किसी तरह अपने कटे फटे हाथों का इस्तेमाल करते हुए अपने भंडार तक पहुंचा और वहां से औषधियों की कुछ बोतलें निकाली तथा एक एक करके उन्हें पी गया। जब मुझे अपने पूरे शरीर में शीतलता और जीवंत शक्ति का अनुभव हुआ तभी मैंने राहत की सांस ली और सोचा कि आखिरकार मैं बच गया। पोर्शंस की 10 से अधिक बोतलें पीने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ कि मैं अपने अंगों को हिलाने में सक्षम था। मैंने वेयरवुल्फ के शरीर की ओर रेंगना शुरू कर दिया, हालांकि मेरा शरीर अभी भी ठीक हो रहा था। सबसे पहले मुझे अपनी तलवार उठानी थी जो मेरे हाथ से उड़ गई थी। दूसरा ये जांचना था कि वेयरवुल्फ मरा है या नहीं और मैना क्रिस्टल को इकट्ठा करने के लिए रूनिक डिस्क को उससे जोड़ना था। मुझे इतना ठीक होने में 1 घंटा लगेगा कि मैं बिना किसी दर्द के सामान्य रूप से चल सकूं। यदि मैंने प्रतीक्षा की और फिर मैना क्रिस्टल एकत्र किया तो ये काफ़ी समय बर्बाद होगा, इसलिए यह बेहतर होगा कि मैं अब रूनिक डिस्क संलग्न कर दूं। जब तक मैं चलने लायक ठीक हो जाऊंगा तब तक मैना क्रिस्टल वेयरवुल्फ से एकत्र हो जाएंगे। अपनी तलवार ढूंढने के बाद मैं रेंगते हुए वेयरवुल्फ की ओर चला गया। जब मैं उसके पास पहुंचा तो पाया कि उसके शरीर की सभी नसें चमकीली लाल हो गई हैं और छाती के बीच में, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि उसमें बड़ा छेद होगा, वहां थोड़ी जलन और चमकीली लालिमा के अलावा कुछ नहीं है। पॉइंट इन्फर्नो।
जब मुझे सील तोड़ने के बाद तलवार से नाम और जानकारी मिली तो मैंने सोचा कि चावल की तरह केंद्रित आग वेयरवुल्फ की छाती में बड़ी उम्मीद को जला देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय ऐसा लगा कि उसके शरीर में अंधेरे ऊर्जा जल गई है। मुझे आशा है कि इससे मेरे द्वारा एकत्रित किए जाने वाले मैना क्रिस्टल की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मैंने सोचा, क्योंकि मैंने छाती के दोनों ओर अपनी मध्य श्रेणी की रूनिक डिस्क रखी थी। रूनिक डिस्कें चमक उठीं और वेयरवुल्फ से मैना क्रिस्टल इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जबकि मैं उसके पास बैठा और फिर से कई बोतलें पी गया। इस बार कंपन ने मेरे शरीर को काफ़ी गहराई से क्षतिग्रस्त कर दिया था और यहाँ तक कि स्पिरिट टोटेम की ऊर्जा भी थी। अगर मैंने बलपूर्वक अपनी शासन शक्ति को सक्रिय नहीं किया होता और उन्हें मिटा नहीं दिया होता तो मैं अभी पाताल लोक में होता। फिर भी ये लड़ाई मेरे लिए बहुत उपयोगी रही। इस लड़ाई ने मुझे स्पष्ट संकेत दिया कि मुझे कुछ महीनों तक किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सबसे पहले मुझे अपनी मानसिक शक्ति को इतना बढ़ाना चाहिए कि मैं अपनी दो प्रमुख शक्तियों का प्रयोग आसानी से कर सकूं। दूसरा, स्पष्ट रूप से स्तर ऊपर करना होगा। और तीसरा, मुझे अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कुछ करना चाहिए। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो मैं जितना संभव हो सके बॉडी क्लीजिंग एक्सरसाइज के अधिक से अधिक आसन करूंगा और जितना संभव हो सके सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के अधिक से अधिक सील्स बनाऊंगा, तभी मैं अपनी कमियों पर काबू पा सकूंगा। जैसे ही मैं अपने विचारों में व्यस्त था, मैंने अचानक देखा कि दोनों रूनिक डिस्कों पर प्रकाश कम हो गया था। जब से मैंने उन्हें कटाई के लिए वेयरवुल्फ पर रखा था तब से लगभग 10 मिनट ही हुए थे। जब मैंने दोनों रूनिक डिस्क को देखा तो दोनों ने 11 पूर्ण मैना क्रिस्टल एकत्रित किए थे। एलिट मेजर लेवल होने के कारण इसे 20 से 30 मैना क्रिस्टल मिलना चाहिए था, लेकिन इसने केवल 11 ही दिए। ऐसा लगता है कि यदि मैं अधिक क्रिस्टल प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे इस द्वितीय संवर्धन चाल का प्रयोग यथासंभव कम करना चाहिए, मैंने सोचा, जब मैंने रूनिक डिस्क का लॉक खोलकर उसमें से परिष्कृत मैना क्रिस्टल को निकाला। फायर क्रिस्टल, मैं जोर से चिल्लाया। फायर क्रिस्टल को देखकर मुझे समझ नहीं आया कि क्या सोचना है। फायर क्रिस्टल की कटाई कोई अजीब बात नहीं है। कोई भी ग्रिम जाति से फायर एलिमेंट क्रिस्टल या किसी अन्य एलिमेंट क्रिस्टल की कटाई कर सकता है। बस इसके लिए विशेष एलिमेंटियम जनजाति या ग्रिम जाति के राक्षस की आवश्यकता होती है जो एलिमेंटम ऊर्जा का अभ्यास कर रहा हो। लेकिन मेरे सामने वेयरवुल्फ किसी भी श्रेणी में फिट नहीं होता। मैं जानता हूं कि यह सिर्फ सामान्य कुलीन वेयरवुल्फ है। यह न तो विशेष वेयरवुल्फ जनजाति से है और न ही वह व्यक्ति है जिसने कुछ मौलिक या अन्य ऊर्जा का अभ्यास किया है, अन्यथा मैं इसे महसूस कर सकता था। चूंकि इनमें से कोई भी विकल्प लागू नहीं होता है, इसलिए केवल एक ही चीज़ है जिसके कारण रूनिक डिस्क फायर क्रिस्टल उत्पन्न करती है, वह है दूसरा संवर्धन आक्रमण जो मैंने पहले किया था। पॉइंट इन्फर्नो ने किसी तरह से इसका कारण अवश्य बनाया होगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे, क्योंकि ग्रिम जाति या हमारे लिए किसी की ऊर्जा के तत्व को बदलना आसान नहीं है। पहली रूनिक डिस्क से 5 अग्नि क्रिस्टल निकालने के बाद मैंने उत्साहपूर्वक दूसरी डिस्क की जांच करने का निर्णय लिया तो वहां मुझे केवल 6 अग्नि क्रिस्टल मिले जिनकी मुझे उम्मीद थी। यह एक अप्रत्याशित लाभ है। आमतौर पर एलिट मेजर स्टेज ग्रिम राक्षस से कोई व्यक्ति मध्यम स्तर के कौशल के साथ औसतन 25 मन क्रिस्टल प्राप्त कर सकता है, लेकिन मुझे जो मिला वह 11 अग्नि क्रिस्टल है, जिसकी कीमत 10 सामान्य परिष्कृत मन क्रिस्टल के बराबर है, जिसका अर्थ है कि मेरे पास मौजूद ये 11 अग्नि क्रिस्टल 110 मन क्रिस्टल के बराबर हैं, जो कि मेजर स्टेज ग्रिम रेस राक्षसों से मिलने वाले 4 गुना से भी अधिक है। अपने अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम मैं फायर क्रिस्टल प्राप्त करने का कारण ढूंढूंगा और यह पता लगाऊंगा कि क्या यह महज संयोग था या इसका अनुकरण करने का भी कोई तरीका है। यदि मुझे हर शिकार में फायर क्रिस्टल प्राप्त करने का तरीका मिल जाए तो मैं हर शिकार में 4 गुना अधिक फायर क्रिस्टल प्राप्त कर सकूंगा। हालांकि इस पर अपना सिर हिलाते हुए मैंने एक और उपचार औषधि पी ली। मेरी चोटें काफ़ी गंभीर हैं और सामान्य रूप से चलने से पहले मुझे आधे घंटे तक और आराम करना होगा। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। गिम रेस मॉन्स्टर की राख को एक बार फिर से किसी खोई हुई वस्तु के लिए जांचने के बाद मैंने उत्तर की ओर चलना शुरू कर दिया, जहां वेयरवुल्फ नेता के साथ मेरी लड़ाई शुरू हुई थी। मैं अभी भी दोनों बहनों के बारे में थोड़ा चिंतित हूं क्योंकि वे 3 प्रमुख स्तर के वेयरवुल्फ से लड़ रही थीं। हालांकि 3 वेयरवुल्फ अपने नेता की तुलना में काफ़ी कमज़ोर थे, फिर भी वे 3 प्रमुख स्तर के राक्षस थे। उन्हें ठीक होना चाहिए। मुझे लगा कि जब मैंने उनकी लड़ाई देखी तो वे अपनी त्रुटिहीन टीमवर्क और द्वितीय स्तर के नियम के साथ 3 वेयरवुल्व्स के खिलाफ काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। युद्ध के मैदान की ओर जाते समय मुझे कोई शोर सुनाई नहीं दिया और इससे मैं सतर्क हो गया और मैंने अपनी तलवार पकड़ ली और सावधानी से उस क्षेत्र की ओर चल दिया। लेकिन जल्द ही मुझे एहसास हुआ कि मैं व्यर्थ ही चिंतित था, क्योंकि मैंने देखा कि जुड़वां भाइयों ने पहले ही 3 वेयरवुल्फ को मार दिया था। ये सिर्फ इतना था कि उन्हें मेरी तरह ही काफ़ी गंभीर चोटें आई थीं और अब वे ठीक हो रहे हैं। मैं बाहर आ गया और मेरे कदमों की आवाज़ सुनकर जुड़वां बच्चे तुरंत सतर्क हो गए और हमला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। हम तुम्हारे बारे में बहुत चिंतित थे और जब हम ठीक हो जाते तो तुम्हें बचाने आते, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तुम बिल्कुल ठीक हो, लाल बालों वाली लड़की ने कहा। हाँ, मैंने इससे निपटा है, मैंने पुष्टि की। ये सुनकर उन्हें ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ।
चूंकि तुम दोनों ठीक हो इसलिए मैं चलती हूँ, मैंने कहा और जाने लगी। रुको, मैंने कहा था, मैं तुम्हें मदद के लिए इनाम दूंगी, तुम तीनों शव रख सकते हो। लाल बालों वाली लड़की ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं, इसे एक एहसान समझो, जब मैं मुसीबत में हूँ तो तुम मेरी मदद कर सकते हो, मैंने कहा और उनके विरोध करने से पहले ही वहाँ से चला गया। मैंने उनसे ये शब्द इसलिए कहा क्योंकि मुझे दूसरों से वह चीज़ छीनना पसंद नहीं था जिस पर उनका अधिकार है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनाम न लेने के बहाने के रूप में मैंने जो शब्द कहे थे वे जल्द ही सच हो जाएंगे। मैं सार्डिन हिल पर और अधिक नहीं रुका तथा चौकी की ओर चल पड़ा, हालांकि मेरे द्वारा पहले से तय किए गए प्रस्थान समय में अभी 3 घंटे बाकी थे। शाम होने से पहले ही अपने अपार्टमेंट में पहुंचने में सफल हो गया और सबसे पहला काम जो मैंने किया वह ये कि मैं थककर बिस्तर पर लेट गया और पिछले आधे घंटे से मैं यही कर रहा हूँ। वेयरवुल्फ नेता के साथ लड़ाई ने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया और अब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाया हूँ। कंपन ने ऊतक स्तर पर इतना नुकसान पहुंचाया है कि इसे पूरी तरह से ठीक होने में कुछ समय लगेगा। आधे घंटे तक बिस्तर पर लेटे रहने के बाद मैं अंततः उठा और फायर क्रिस्टल मिलने का कारण खोजने लगा और आधे घंटे की खोज के बाद मुझे अंततः कारण मिल गया और जब मैंने कारण पढ़ा तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सा भाव उभर आया। अग्नि क्रिस्टलों का निर्माण कई कारकों के कारण एक शुद्ध संयोग था। सबसे पहले मेरे पास एक बेहतरीन हमला है जो कि पॉइंट इन्फिनो है, जो एकदम सही जगह पर रखा है, जो कि वेयरवुल्फ की छाती का केंद्र है। ये वह जगह है जहां उसके पूरे शरीर की जादुई नसें जमी हुई थीं। ये कहा जा सकता है कि यह वेयरवुल्फ के शरीर के जादुई नसों के नेटवर्क का केंद्र है। इसलिए मैंने जादुई नसों के नेटवर्क के केंद्र में अत्यधिक केंद्रित अग्निमान और सनफायर नियम को भर दिया। इसने नसों में मौजूद सभी डार्क एनर्जी को जला दिया और अपने शरीर की हर कोशिका में स्थानांतरित कर दिया और इसने अपनी डार्क एनर्जी के स्वाद को आग के प्रकार में बदल दिया। यदि मैं फिर से ऐसा करना चाहूँ तो ये बहुत कठिन है। पहला, ग्रिम जाति के राक्षस को जीवित रहना होगा। दूसरा, मुझे उसकी मन शिराओं के नेटवर्क के केंद्र में संकेंद्रित ऊर्जा को भरना होगा। ऊर्जा की मात्रा न तो कम होनी चाहिए और न ही अधिक। यदि ये कम है तो ये डार्क एनर्जी के प्रकार को बदलने में सक्षम नहीं होगी और यदि यह अधिक है तो ये शरीर को जलाकर भस्म कर देगी। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे द्वारा आग की कटाई करना संयोगों के एक समूह के एक साथ आने के कारण क्रिस्टल है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह फिर से नहीं किया जा सकता है। जो जानकारी मैं पढ़ रहा हूँ उसमें कहा गया है कि यह किया जा सकता है और कई लोग इस विधि के माध्यम से मौलिक मन क्रिस्टल की कटाई करते हैं, बस इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि मुझे सफल होने से पहले बहुत सारे ग्रिम जाति के राक्षसों पर प्रयोग करना होगा। यदि मैं वास्तव में तात्विक अग्नि क्रिस्टल की कटाई करना चाहता हूं तो मुझे तात्विक मन क्रिस्टल की कटाई में लाभ कमाने से पहले नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं ये कर सकता हूं और बहुत जल्दी सीख लूंगा। मेरे आत्मविश्वास का कारण मेरा किलिंग रूल है। यह आधा संवेदी प्रकार का नियम है जो मुझे लगता है कि बहुत मददगार होगा। मैं खिड़कियां बंद करने से पहले कुछ देर तक इस पर शोध करना जारी रखता हूं क्योंकि मुझे नहाना है और खाना बनाना है। समय बीतता गया और रेजिंग थंडर में मेरे आधिकारिक रूप से शामिल होने का दिन आ गया। पिछले 3 दिन बहुत उपयोगी रहे। न केवल मैंने इस बारे में गहन शोध किया कि मौलिक मैना क्रिस्टल को कैसे उत्कृष्ट रूप से एकत्रित किया जाए, बल्कि मैंने सर्वोच्च युद्ध अभ्यास और शरीर शोधन तकनीक में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में एडवांस 2 मूव और बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज में 3 पोज तक पहुंचने में सक्षम था, जो मेरे लिए आश्चर्य की बात थी क्योंकि मैंने सोचा था कि सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज में मेरी प्रगति बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज की तुलना में तेज होगी। खैर, ये प्रगति अच्छी है क्योंकि मैंने दिन में 2 बार सर्वोच्च लड़ाकू व्यायाम और शरीर सफाई तकनीक का अभ्यास किया। मैं पहले से ही होवरकार में हूं और जल्द ही रेजिंग थंडर गिल्ड तक पहुंच जाऊंगा। मैं अभी थोड़ा घबराहट महसूस कर रहा हूं जो मैंने कुछ समय से महसूस नहीं किया था। पिछली बार मुझे ऐसी घबराहट तब महसूस हुई थी जब मैं रूल पैलेस में प्रवेश करने वाला था और मुझे लगता है कि रेजिंग थंडर का मुझ पर प्रभाव शासन शक्ति प्राप्त करने के समान ही होगा। इसमें शामिल होने से मेरे जीवन को पूरी तरह से अलग दिशा मिलेगी। अंत में होवरकार सफ़ेद रंग की इमारत के सामने रुकी। इमारत शुद्ध थी, केवल बैंगनी लाल रंग का विशाल बिजली का निशान था जो इमारत से जुड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने प्रकाश के निशान को 1 से अधिक सेकंड तक देखा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आंखों पर बिजली गिर गई हो और मुझे अपनी नज़रें दूसरी ओर करनी पड़ी, कहीं ऐसा ना हो कि इससे मेरी आंखों को बहुत ज़्यादा चोट पहुंच जाए। नौसिखिया, मैंने किसी को ये कहते हुए सुना और देखा कि एक लड़का जो मुझसे 1 साल बड़ा लग रहा था, मेरी ओर देख रहा है। किसी भी एस क्लास गिल्ड के साइन बोर्ड को न देखें, अन्यथा यह आपको किसी तरह से नुकसान पहुंचाएगा। ये सभी साइन बोर्ड गिल्ड सदस्य की नियम शक्ति से प्रभावित हैं। आप इसे तभी देख सकते हैं जब आपकी नियम शक्ति इंटरमीडिएट ग्रेड तक पहुंच गई हो, उन्होंने कहा, और इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता वे गिल्ड की ओर चले गए। उन्होंने जो कहा वह वास्तव में सच है। फोर्ट कैवेंडिश में अपने पहले दिन मैंने बर्फ का लोगो देखा था और थोड़ा सिर दर्द महसूस किया था। तो यह एस ग्रेड गिल्ड्स की शक्ति और महिमा है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इस तरह के प्रभाव को बनाने के लिए कितने लोगों ने लोगों में अपनी शक्ति डाली होगी।
रेजिंग थंडर गिल्ड की इमारत पूरी तरह सफ़ेद रंग की है और इसकी ऊंचाई केवल 7 मंजिल है, जबकि अन्य गिल्डों को 50 मंजिल से भी ऊंची इमारतें बनानी पड़ती हैं। मैंने पढ़ा है कि एस क्लास गिल्ड में 1000 से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है कि वे सदस्यों की एक निश्चित संख्या को स्वीकार करना चाहते हैं, बल्कि ऐसा इसलिए है कि इसमें शामिल होने की आवश्यकता बहुत अधिक है। बहुत से लोग 4000 लड़ाकू को प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब वे नौसिखिए होते हैं। केवल सर्वश्रेष्ठ लोग ही एस क्लास गिल्ड में शामिल हो पाते हैं। मैंने बिजली के प्रतीक को एक बार और देखा और अंदर चला गया। जैसे ही मैं अंदर चला गया, मैंने पाया कि लोग सामान्य इमारत की तरह अंदर आ जा रहे हैं, लेकिन अलग बात यह है कि उन्होंने जो बैच पहना हुआ है वह अलग है। उन पर बैंगनी लाल बिजली का बैच देखा जा सकता था, जो एस क्लास गिल्ड बैच है। वह बैच एक आश्चर्यजनक टिकट है जो आपको कई जगहों पर ले जा सकता है जहां आप पहले नहीं जा सकते थे, और कई अनजान दरवाजे खोल सकता है। एस श्रेणी के गिल्ड सदस्य के पास कई विशेषाधिकार हैं। उनमें से एक ये है कि वे जो भी खरीदेंगे उन्हें हमेशा प्रस्ताव मिलेगा, और उन्हें कैवेंडिश किले के बाहर आते जाते समय प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, वे बस उसके ऊपर से उड़ सकते हैं। आज से वह बैच मेरे पास भी होगा। मैंने ये सोचते हुए रिसेप्शनिस्ट डेस्क की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, सुंदर रिसेप्शनिस्ट ने मुझसे प्रश्न पूछ लिया। नौसिखिया, उसने मुझसे पूछा। जब मैं डेस्क के पास पहुंचा, मैंने सिर हिलाया। हॉल नंबर 3 में जाओ, इस महीने में स्वीकार किए गए सभी नौसिखिए वहां हैं, उसने हॉल की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर बड़े अक्षरों में नंबर 3 लिखा हुआ था। धन्यवाद, मैंने कहा और हॉल नंबर 3 की ओर चल दिया। हॉल नंबर 3 के अंदर मैंने देखा कि करीब 20 लोग वहां बैठे हुए अपना काम कर रहे थे। मुझे लगा कि मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वहां मुझसे भी पहले से लोग आ गए हैं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि हम इतनी जल्दी मिलेंगे। मैंने सुना, आवाज़ परिचित लग रही थी, लेकिन मैं इस पर कुछ कह सकता हूं। लेकिन जब मैंने उस व्यक्ति की ओर देखा जिसने अभी बात की थी, तो मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने मुझे वही लाल बालों वाली लड़की बताया जिसने 3 दिन पहले मुझसे मदद मांगी थी। और 76 हिंदी, अध्याय 376 औपचारिक रूप से शामिल। हम फिर मिलेंगे, मैंने कहा, और मैं एक खाली कुर्सी के पास बैठ गया, जिसके बगल में एक लाल बाल वाली लड़की थी। काले बालों वाली वह जुड़वां भी अपनी बहन के बगल में बैठी थी। पिछली बार मुझे हमारा परिचय करवाने का मौका नहीं मिला था। मैं सोफिया हूं और यह मेरी बड़ी बहन रीना है, सोफिया ने अपना और अपनी जुड़वां बहन का परिचय देते हुए कहा। तो काले बालों वाली बड़ी है। मुझे लगा कि लाल बालों वाली बड़ी है, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ बात करते हुए सुना था। माइकल, मैंने अपना परिचय देते हुए यहाँ बैठे सभी लोगों को देखा। उनमें से अधिकांश मेरी उम्र के आसपास के लग रहे थे, लेकिन कुछ लोग बड़े भी थे जो किशोरावस्था के अंत में या 20 के दशक के आसपास के थे। इनमें से अधिकतर जो 20 वर्ष की आयु के हैं, वे कैप्टन स्तर या उससे ऊपर के स्तर पर हैं। उनमें से कुछ के प्रति तो मुझे अत्यंत धमकी भरा एहसास हुआ, जिसने मुझे स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित कर दिया। रूल को मारने के कारण मैं एक क्षमता का आकलन कर सकता था, भले ही वे आभा उत्सर्जित नहीं कर रहे हों, और मैं उनके युद्ध शक्ति को भी महसूस कर सकता था, जो कि मेरे द्वारा महसूस किए जाने वाले खतरे के स्तर की तुलना में है। मुझे अत्यधिक एहसास होने का मतलब है कि वे मुझे एक ही चाल में हरा सकते हैं, जो स्पष्ट रूप से अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक है, क्योंकि सामान्य कैप्टन स्टेज मेरे लिए मुकाबला नहीं है। यहाँ तक कि जो सुपर अभिजात वर्ग हैं वे भी नहीं हरा सकते हैं। केवल कैप्टन स्टेज इवॉल्वर ने मुझे हराया, जिन्होंने नियम को समझ लिया था, और मुझे जो एहसास हुआ उससे लगभग सभी लोग जो यहाँ हैं उन्होंने नियम शक्ति को समझ लिया था। यह आपके लिए एक एस क्लास गिल्ड है। सामान्य गिल्ड में उन नौसिखियों को देखना बहुत कठिन होता है जिन्होंने नियम शक्ति को समझ लिया हो, लेकिन एस क्लास गिल्ड में वे हर जगह हैं। समय बीतता गया और लोग आते रहे, और जब निर्धारित समय से केवल 5 मिनट पहले थे, तब लगभग 100 लोग हॉल में भर गए। सोफिया ने कहा, इस बार ज्यादा लोग आए हैं। शायद ऐसा रिपब्लिक में अवेकनिंग ग्राउंड खुलने की वजह से हुआ है। मेरी तरह वे भी रिपब्लिक से हैं, बस बात यह है कि वे राजधानी शहर से हैं और मैं वेस्ट ब्लड शहर से हूँ। जुड़वां का बड़ा भाई भी 4 साल पहले ग्रिम युद्ध के मैदान में आया था और एस क्लास गिल्ड में शामिल होने में सक्षम था, और शायद इसीलिए वे ग्रिम युद्ध के मैदान के बारे में कई बातें जानते हैं। जल्द ही 20 वर्ष की आयु वाली एक बहुत ही खूबसूरत युवती हॉल में दाखिल हुई, और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी, मेरे मन में खतरे की घंटियां बजने लगीं। जागृति भूमि से बाहर आने के बाद से मुझे ये सबसे अधिक खतरे का एहसास हुआ है। केवल जागृति भूमि में ही मैंने इस तरह का खतरा महसूस किया था। मैं किसी कारण से उसकी शक्ति के स्तर को महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी युद्ध शक्ति को जानना ये जानने के लिए पर्याप्त है कि मुझे इस लड़की को कभी भी अपमानित नहीं करना चाहिए, अन्यथा मैं ये जानने से पहले ही मर जाऊंगा कि क्या हुआ था। उसे प्रवेश करते देख हॉल में शांति छा गई, क्योंकि उसकी छाती पर रेजिंग थंडर का बैज लगा हुआ था, लेकिन उसका बैज अन्य लोगों के बैज से थोड़ा अलग था। उसके बैज पर बिजली के बोल्ट को ढकने वाली सुनहरी रूपरेखा थी। नमस्ते, मैं वाइस गिल्ड मास्टर एलेना बेन्स हूं और मैं रेजिंग थंडर के सभी नए सदस्यों का स्वागत करती हूं, उसने तटस्थ भाव से कहा जब वह हम सबके सामने खड़ी थी। आप सभी का यहां आना इसका मतलब है कि आप हमारे गिल्ड में शामिल होने के लिए तैयार हैं।
अब मैं औपचारिकताएं शुरू करूंगी, उसने भावशून्य चेहरे और तटस्थ आवाज में कहा। इसके बाद 2 घंटे तक पूरा औपचारिक काम हुआ, जिसमें हमें कुछ अनुबंध प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करने थे। वे गंभीर नहीं थे, केवल सामान्य काम थे जो किसी भी संगठन में शामिल होने पर किसी को करना पड़ता है। आज से आप रेजिंग थंडर के सदस्य हैं और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं, उसने कहा और अपने हाथ हिलाए और उसके भंडारण से छोटे लकड़ी के बक्से बाहर आ गए और जहां हम बैठे थे वहां एक एक करके उड़कर हमारे सामने तैरते हुए रुक गए। हॉन्फना, क्या शानदार नियंत्रण क्षमता है! मैं प्रशंसा में दंग रह गया। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि कई लोग इसे देखकर दंग रह गए। कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता है कि उसके पास वायु की क्षमता है, जिसे नियंत्रित करना सबसे कठिन क्षमताओं में से एक है, यहाँ तक कि आग से भी कठिन है, लेकिन वह उन्हें अपने अंगों की तरह नियंत्रित कर रही है। इतना ही नहीं, हमारे सामने करीब 100 बैज ऐसे हैं जो रुके हुए हैं और बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक ही समय में 100 वस्तुओं को नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। लोग एक क्षण के लिए स्थिर खड़े रहे और फिर एक एक करके लकड़ी के बक्से उठाने लगे। मैंने भी अपने सामने रखा एक बक्सा उठा लिया। लकड़ी के बक्से में मेरी होलो वॉच को स्कैन करने के बाद यह अंदर छोटे और नाजुक बैंगनी लाल बिजली के बैच को प्रकट करता है। मैं इसे पाने के लिए तब से इंतजार कर रहा था जब से मैंने गिल्ड में प्रवेश किया था और अब मुझे आखिरकार मिल गया। इसकी काफ़ी प्रशंसा करने के बाद मैंने अंततः इसे अपनी छाती से चिपका लिया और सोचा कि यह मेरी छाती पर कितना अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा, आपका प्रशिक्षण कल से 2 सप्ताह के लिए शुरू होगा, जहां आप अनुभवी शिकारी के साथ बाहर जाएंगे। रेजिंग थंडर अपने सभी नौसिखियों को 2 सप्ताह का प्रशिक्षण प्रदान करता है, जहां एक अनुभवी शिकारी उन्हें शिकार के लिए ले जाता है। 2 सप्ताह के प्रशिक्षण के बाद वे अपने स्वयं के समूह बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें अपने समूह को गिल्ड के साथ पंजीकृत करना होगा। कल सुबह जब आप पहुंचेंगे तो आपको अपने समूह के नेता और समूह के सदस्यों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। आधिकारिक काम समाप्त हो गया है, अब आप सभी स्वतंत्र हैं, लेकिन यह मत भूलिए कि आपको कल सुबह आना होगा। प्रशिक्षण के पहले दिन अनुपस्थित रहने पर आपको गिल्ड से निष्कासित कर दिया जाएगा, उसने कहा। क्या हुआ अभी? क्या उसने हमें इतनी तटस्थ आवाज़ में चेतावनी दी थी? एलेना बेंस के जाने के बाद सोफिया ने कहा, यार कितनी बोरिंग औरतें हैं। मैंने भी सिर हिलाया। उसकी आवाज़ में कोई भावना नहीं थी। उसे बोलते हुए सुनना ऐसा लग रहा था जैसे बार बार वाइट नॉइज सुनाई दे रहा हो। ठीक है, चलो चलें। हमें गिल्ड की जांच करनी चाहिए। मेरे भाई ने मुझे बताया कि हर एस क्लास गिल्ड में कई अच्छी चीज़ें होती हैं, सोफिया ने उत्साहित होकर कहा जब वह हमें हॉल से बाहर ले गई। वह कई चीज़ों को लेकर उत्साहित हो सकती है, लेकिन मैं केवल एक चीज़ को लेकर उत्साहित हूँ और वह है गुप्त विधि। हम तीनों उत्साह से हॉल से बाहर निकलते हैं, लेकिन अगर कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा उत्साहित कौन है, तो वो सोफिया होगी। वह इतनी उत्साहित है कि उसने हमें सचमुच दूसरी मंजिल पर खींच लिया, क्योंकि सभी प्रशिक्षण सुविधाएं और अन्य अच्छी चीज़ें दूसरी मंजिल पर हैं। सोफिया ने कहा, गुरुत्वाकर्षण कक्ष देखिए, यहाँ सामान्य से 20 गुना अधिक गुरुत्वाकर्षण में प्रशिक्षण लिया जा सकता है। 20 बार? ये सुनकर मैं चौंक गया। गणतंत्र में उच्चतम गुरुत्वाकर्षण कक्ष केवल 7 बार ही चल सकता था और केवल मजबूत शरीर और उच्च शक्ति वाले लोग ही इस स्तर पर चल पाते थे। जैसा कि हर मोड़ पर गुरुत्वाकर्षण कई गुना बढ़ जाता है और जब आपके शरीर की हर कोशिका उस भार का अनुभव करती है तो चलना बहुत कठिन हो जाता है। अब तक मैं केवल गुरुत्वाकर्षण के साथ ही चला था, जो सामान्य से 4 गुना अधिक है। मैं ऐसा करने में सक्षम था क्योंकि मैंने 2 एमेथिस्ट सील बनाए थे, जिससे मेरा शरीर काफ़ी मजबूत हो गया था। कक्ष में प्रवेश करते ही मैंने देखा कि वहाँ 4 मीटर व्यास वाले दर्जनों गोलाकार मंच थे और कई लोग उन पर अभ्यास कर रहे थे, और मुझे आश्चर्य हुआ कि वे सभी 9 गुना या उससे अधिक गुरुत्वाकर्षण पर अभ्यास कर रहे थे और वे शुद्ध शरीर से गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कर रहे थे। वे किसी अन्य शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे थे। मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने अभ्यास करने वालों का स्तर देखा। वे सभी मेजर स्टेज या उससे नीचे के थे। मैंने मेजर स्टेज, न केवल मनुष्यों बल्कि राक्षसों और ग्रिम रेस के साथ लड़ाई की है और जानता हूं कि मनुष्यों का शरीर अन्य 2 की तुलना में बहुत कमज़ोर है। उन्हें देखकर मुझे फिर से अपने शरीर की कमी का पता चला और उसे जल्द से जल्द सुधारने की जरूरत महसूस हुई। एस क्लास गिल्ड के सदस्यों को कोई कम नहीं आंक सकता, मेरे बगल में मधुर अपरिचित आवाज़ ने कहा, लेकिन मैंने पाया कि यह रीना ही बोल रही थी। मैंने पहली बार उसे बोलते हुए सुना और मैं काफ़ी हैरान हो गया। मैं जानता हूं कि वह गूंगी नहीं है, क्योंकि गूंगा लोग रीना से अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, फिर भी मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी। ऐसी आवाज़ वाले लोगों को उनकी तरह कम नहीं बल्कि अधिक बोलना चाहिए। भाई सही कह रहे थे, एस क्लास गिल्ड के सदस्य सचमुच कुछ खास हैं, सोफिया ने कहा जब उसने एक लड़की को देखा जो 16 गुना गुरुत्वाकर्षण पर अभ्यास कर रही थी और वह अभी मेजर स्तर पर है। हमने कुछ देर तक गुरुत्वाकर्षण कक्ष के चारों ओर देखा, उसके बाद हम दूसरे प्रशिक्षण केंद्र में चले गए, जो तीव्र प्रतिक्रिया करने में सहायक है। एक के बाद एक हम प्रशिक्षण सुविधाओं की जांच करते रहे और अंत में कौशल हॉल में पहुंचे, जहां निम्न, मध्यम, उच्च और यहां तक कि शीर्ष स्तर के नाइट ग्रेड कौशल रखे गए थे।
निम्न श्रेणी के कौशल वस्तुतः निःशुल्क हैं। मध्यम स्तर के कौशलों की कीमत थोड़ी अधिक होती है, लेकिन उच्च स्तरीय कौशलों की तरह अधिक नहीं। केवल शीर्ष स्तर के नाइट ग्रेड कौशल ही महंगे हैं। यदि मैंने ऑकल्ट मेथड नहीं देखी होती तो मैं यहाँ शीर्ष स्तर के कौशल को देखने के लिए बहुत उत्साहित होता, लेकिन अब मुझे उतनी दिलचस्पी नहीं है क्योंकि एकमात्र चीज़ जो मुझे उत्साहित करती है वह है ऑकल्ट मेथड। अब चलो इस गिल्ड में सबसे अच्छी चीज़ देखें, ऑकल्ट विधि। चलो चलें, सोफिया ने उत्साह से कहा। वह मुझे जितना उत्साहित लग रही थी उतनी ही लगभग दौड़ने लगी। जल्द ही हम 5वीं मंजिल पर पहुंच गए क्योंकि वहां पर गुप्त विधि रखी जाती है। जब हम वहां पहुंचे जहां गुप्त विधि रखी जाती है तो हमने पाया कि हमारे साथ हॉल में मौजूद आधे नौसिखिए पहले से ही वहां मौजूद थे। हम उस हॉल के अंदर नहीं जा सकते जहां गुप्त कौशल रखा गया है, लेकिन हम इसे उस बड़े दर्पण के माध्यम से देख सकते हैं जो हॉल को बाहर से अलग करता है। जब मैं एक दर्पण के पास गया और हॉल के अंदर देखा तो मैंने देखा कि 20 कुछ लोग एक ही ध्यान से काफ़ी बदसूरत पेंटिंग को घूर रहे थे। मैं किसी स्क्रॉल या पुस्तक की अपेक्षा कर रहा था, लेकिन किसी बदसूरत पेंटिंग की नहीं। मैं उसे देखकर बहुत उलझन में हूँ। गुप्त विधि कौशल से बहुत अलग है। आप उनकी तुलना नियम शक्ति से कर सकते हैं। प्रत्येक गुप्त विधि अपने आप में अद्वितीय है और कोई भी व्यक्ति उन्हें समझकर ही सीख सकता है। एक बार जब आप उन्हें समझ लेते हैं तो आप किसी भी विधि के माध्यम से उस समझ को छाप सकते हैं। लेखन, सुलेख, संगीत में हो, तुम अपनी तलवार के वार से इसे चट्टान पर भी अंकित कर सकते हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इसे किस तरह से पास कर सकते हो, फर्क पड़ता है तुम्हारी समझ से। मेरी उलझन को देखकर रीना ने अपनी मधुर आवाज में समझाया। धन्यवाद, मैंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई भ्रम था, लेकिन रीना के विस्तृत स्पष्टीकरण से सब हल हो गया। समझ आवश्यक है, लेकिन यदि किसी के पास इसका उपयोग करने की क्षमता है तो ये सब व्यर्थ है। इस्तेमाल की जाने वाली गुप्त विधि रहस्यमय गुप्त ऊर्जा का उपयोग करती है और उस गुप्त ऊर्जा का उपयोग करने के लिए व्यक्ति के पास मजबूत आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और शुद्ध मन होना चाहिए। सोफिया ने कहा, इन तरीकों को छोड़कर रूल बॉटल विधि का उपयोग किया जा सकता है, जिसमें रूल पावर के संरक्षण के साथ गुप्त ऊर्जा को समाहित किया जा सकता है, इसलिए तीनों तत्वों की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि यह अत्यंत मूर्खतापूर्ण तरीका है क्योंकि इसमें गुप्त कौशल के साथ रूल पावर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। मैं उसकी व्याख्या सुनकर काफ़ी चौंक गई। मैंने गुप्त विधि के बारे में पढ़ा था जिससे मुझे पता चला कि इसके लिए मजबूत आत्मा ऊर्जा, भौतिक शरीर और शुद्ध मन की आवश्यकता होती है, और मैंने सोचा कि अगर मुझे इनमें से किसी एक की कमी है तो मैं रूल बॉटल विधि का उपयोग कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जो पढ़ा था उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है कि रूल बॉटल सबसे सुरक्षित है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इसमें इतनी बड़ी खामी है। मैं अपने शरीर में गुप्त ऊर्जा को लाने के लिए रूल बॉटल विधि का उपयोग करने के बारे में सोचूंगा। चलो चलें, एक आखिरी चीज़ जो देखने को बाकी है, सोफिया ने कहा, और उसने हमें 5वीं मंजिल के दूसरे छोर की ओर खींच लिया। अब देखने के लिए क्या बचा है? गिल्ड में जो कुछ भी देखने लायक था वह हमने देख लिया, लेकिन जब मैंने वह स्थान देखा जहां सोफिया हमें ले जा रही थी और जो वर्णन प्रस्तुत किया गया था उसे पढ़ा तो मैं चौंक गया। क्या ये केवल मध्य महाद्वीप में ही उपलब्ध नहीं है? मैंने इसके बारे में वेब पर खोज की है कि क्या ये फोर्ट कैवेंडिश में उपलब्ध है, लेकिन मुझे कोई परिणाम नहीं मिला। आप इन चीज़ों को केवल एस क्लास गिल्ड में ही प्राप्त कर सकते हैं, और जब तक आपके पास ग्रेड 7 तक पहुंच नहीं होगी तब तक आपको वेब पर इसका उल्लेख नहीं मिलेगा। मन परिवर्तन क्रिस्टल या मन परिवर्तन विधि। मेरे सामने जो दिखाया गया है वह 12 नाखून के आकार के क्रिस्टल हैं। इन क्रिस्टल को मन परिवर्तन क्रिस्टल के रूप में जाना जाता है। यह मैना ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल है जिसे जिम, जिल और अन्य सुपर एलीट को सुपर एलीट बनाने के लिए रखा जाता है। ये क्रिस्टल मैना की संपत्ति को बदलने में मदद करते हैं, और अगर कोई नाइट स्टेज में पूरे क्रिस्टल को सफलतापूर्वक परिष्कृत करता है तो उसका मैना उस क्रिस्टल में स्वाद में सफलतापूर्वक ट्रांसम्यूट हो जाएगा। मेरे सामने 1 से 12 तक क्रमांकित 12 क्रिस्टल हैं जिन पर उनका विवरण और यह भी बताया गया है कि रूपांतरण क्रिस्टल कितना शक्तिशाली है। नंबर 1 सबसे कमजोर मन रूपांतरण क्रिस्टल है, जबकि नंबर 12 सबसे मजबूत रूपांतरण क्रिस्टल है। नंबर 2 सफ़ेद रंग के क्रिस्टल का उपयोग गणराज्य में अधिकांश संगठन अपने सुपर एलीट बनाने के लिए करते हैं। हम भी नंबर 2 मैना ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल के साथ अपने मैना को ट्रांसम्यूट कर रहे थे, सोफिया ने सफ़ेद रंग के क्रिस्टल को देखते हुए कहा। नंबर 2 सफ़ेद रंग के क्रिस्टल का उपयोग गणराज्य में अधिकांश संगठनों द्वारा सुपर एलीट बनाने के लिए किया जाता है। हम भी अपने मन को इसके साथ परिवर्तित कर रहे थे, सोफिया ने सफ़ेद रंग के क्रिस्टल को देखते हुए कहा। यह अपने सामने मौजूद अन्य 10 क्रिस्टलों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन अगर कोई इस क्रिस्टल को चाहता है तो उसे काफ़ी कीमत चुकानी होगी, खासकर शीर्ष 3 के लिए। उनकी कीमत ऑकल्ट विधि जितनी महंगी नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वे काफ़ी महंगे हैं, और मुझे कहना होगा ये क्रिस्टल किसी के मन को बढ़ाने में काफ़ी सहायक साबित होते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताएं भी काफ़ी अधिक हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं अपने अंदर कौन सा क्रिस्टल बढ़ाना चाहता हूं तो वह 9वां क्रिस्टल होगा जिसे गिस्टेरिंग मैग्मा कहा जाता है। यह उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनके पास अग्नि प्रकार की क्षमता है।
वर्तमान में मेरी काया और मन शुद्धता के साथ उच्चतम क्रिस्टल वृद्धि 5वां क्रिस्टल है। अगर मैं छठा क्रिस्टल बढ़ाना चाहता हूं तो मेरे पास सर्वोच्च लड़ाकू अभ्यास की 25 मुहरें होंगी। मैं भी अपने भाई की तरह अपना क्रिस्टल बदलना चाहती हूँ, सोफिया ने बिगड़ैल अंदाज में कहा। क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पॉइंट्स हैं? रीना ने अपनी मधुर आवाज में पूछा, जिससे सपनों में खोई सोफिया तुरंत चुप हो गई, लेकिन वह अपनी बड़ी बहन पर जीभ चलाना नहीं भूली। हमने क्रिस्टल को कुछ देर तक देखा और गिल्ड से निकलने से पहले, चूंकि हमने वह सब कुछ देख लिया था जिसका दौरा किया जाना था, अब वहां से निकलने का समय हो गया है। दोनों बहनों को अलविदा कहने के बाद मैं सीधे अपने अपार्टमेंट के लिए एक होवरकार का ऑर्डर देता हूँ। जब मैं अपने अपार्टमेंट में पहुंचा तो दोपहर का समय हो चुका था। मैंने बिना समय बर्बाद किए बॉडी क्लींजिंग तकनीक और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। आज मैं ये देखकर बहुत उत्साहित हूं कि एस क्लास गिल्ड के सदस्य कितने शक्तिशाली हैं और उनकी तुलना में मेरी थोड़ी सी शक्ति भी कुछ नहीं है। मेरे उत्साहित होने के कारण मैं फिर से प्रगति करने में सक्षम हो गया। थका हुआ होने के कारण मैं स्नान करने के बाद सो गया। जब मैं शाम को उठा तो मुझे भूख लगने के अलावा ठीक महसूस हुआ और इस वजह से मैंने जल्दी रात का खाना बनाने का फैसला किया। रात को मैंने फिर से सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज और बॉडी क्लींजिंग टेक्निक का अभ्यास किया। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं बॉडी क्लींजिंग एक्सरसाइज का अभ्यास रोजाना करूंगा और जब मैं फ्री होऊंगा तो इसे 2 बार करूंगा। ऐसा करने से न केवल मैं तेजी से स्तर ऊपर कर पाऊंगा, बल्कि मुझे मजबूत और लचीला शरीर और मजबूत मानसिक ऊर्जा भी मिलेगी। अगर मैं 2 चीज़ों में लगातार प्रगति करने में सक्षम हूं तो मुझे विश्वास है कि मेरी ताकत तेजी से बढ़ेगी और मेरे पास अपने शरीर में गुप्त ऊर्जा को रखने का आधार भी होगा यदि मैं गुप्त कौशल को समझने में सक्षम हूं। 1 घंटे से अधिक समय बाद मैंने अंततः दोनों काम निपटा दिए और थककर फर्श पर गिर पड़ा और कुछ सेकंड बाद फर्श पर अपने पसीने के कारण सो गया। अगले दिन मैं भोर से पहले उठ गया और तैयारी शुरू कर दी क्योंकि मुझे भोर में गिल्ड में पहुंचना था। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। फ्रेश हुआ, नहाया और अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलने से पहले कल का बचा हुआ खाना खाया। जब मैं एशलिन के साथ अपार्टमेंट से बाहर निकला तो सूरज उगना शुरू ही हुआ था। ये देखकर मैंने राहत की सांस ली और जल्दी से होवरकार में बैठ गया। जल्द ही होवरकार गिल्ड के सामने रुकी और इतनी सुबह भी मैं लोगों को आते जाते देख सकता था। हालांकि वे कल जैसे नहीं थे, फिर भी वे बहुत थे। मुझे कल ही मेल मिल गया था कि मैं अपने टीम लीडर और टीम के साथियों से मिलने के लिए कमरा नंबर 12 में जाऊंगा। मैं गिल्ड में चला गया और कमरा नंबर 12 की ओर चल पड़ा। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि वहां एक सुंदर 11 वर्षीय युवक पहले से ही मौजूद था। वह कैप्टन स्तर का था और उसकी युद्ध शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह मुझे धमका सकता था। नमस्ते, मैं माइकल हूँ, मैंने अपना परिचय दिया। बेन, उसने एक शब्द में उत्तर दिया। मैंने सिर हिलाया और कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगा। कुछ मिनट पहले तक कोई नहीं आया, लेकिन फिर कमरे का दरवाजा खुला और 2 लोग अंदर आए, एक लड़की और एक लड़का, और मुझसे ज़्यादा दूर नहीं एक सीट पर बैठ गए। वे दोनों भी देर से किशोरावस्था और कप्तान चरण में थे। वे दोनों मजबूत युद्ध शक्ति, बेन से भी अधिक मजबूत थे। समय बीतता गया और 10 मिनट बाद दरवाजा फिर खुला और इस बार मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वहाँ सोफिया और रीना थीं। माइकल, मुझे नहीं लगता था कि हम एक ही टीम में होंगे, सोफिया ने अपनी बहन रीना के साथ मेरे पास बैठते हुए कहा। हाँ, मैं भी, मैंने जवाब दिया। वहाँ करीब 100 नए खिलाड़ी थे। हमारे टीम में होने की संभावना ज़्यादा नहीं थी। अब सभी 6 लोग पहले ही आ चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि हमारा टीम लीडर कब आएगा। क्लिक करें। जैसे ही सोफिया ने यह कहा, दरवाज़ा खुला और एक किशोर लड़का अंदर आया और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उसे जानती थी। ये वही लड़का था जिसने मुझे सलाह दी थी कि मैं बिजली के चिन्ह को 1 मिनट से अधिक न देखूं। नमस्ते रूकीज, मैं सिल्वियन रॉस हूं और मैं आपका टीम लीडर और 2 सप्ताह के लिए टीम लीडर रहूंगा, सिल्वियन ने कहा। मेरे आश्चर्य के लिए मैं उसकी अवस्था या उसकी युद्ध शक्ति को महसूस नहीं कर पा रहा था क्योंकि यह वाइस गिल्ड लीडर से पूरी तरह से अलग था। जब मैंने कल उसके स्तर को महसूस करने की कोशिश की, मुझे लगा कि यह इतना अधिक था कि मैं इसे माप नहीं सकता, लेकिन मुझे उससे खतरे की चेतावनी मिली थी और यह पंगु बनाने वाला था। लेकिन हमारे समूह के नेता से मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जब भी मैंने रुल को मारने के अंतर्ज्ञान के साथ इसे महसूस करने की कोशिश की, मुझे लगा कि कुछ इसे रोक रहा है। इसका एकमात्र कारण नियम शक्ति है। ऐसा लग रहा था कि टीम लीडर ने कुछ नियम शक्ति को समझ लिया था जो टीम लीडर की शक्ति को महसूस करने के लिए मेरे अंतर्ज्ञान को अवरुद्ध करने में सक्षम थी। ये पहली बार था जब मुझे नियम शक्ति का सामना करना पड़ा था जो मेरे मारने वाले नियम की भावना को अवरुद्ध करने में सक्षम थी। मेरी हत्या करने वाले नियम की भावना को अवरुद्ध करने के लिए नियम की टीम का नेता नियम या तो द्वितीय स्तर या शीर्ष द्वितीय स्तर का नियम है और नियम की उसकी समझ मुझसे बहुत अधिक होनी चाहिए। चलो चलें, मुझे आपकी सारी जानकारी पहले से ही पता है और आप लोग रास्ते में एक दूसरे के बारे में जान सकते हैं, टीम लीडर ने कहा और हमें गिल्ड से बाहर ले गया। आप सभी को स्काईवॉकिंग का हुनर आता है ना? टीम लीडर ने पूछा। हम सभी ने एक स्वर में सिर हिलाया। अच्छा, अब मेरे पीछे आओ।
टीम लीडर ने कहा और वह बिना किसी प्रयास के हवा में कूद गया। हम सभी कुछ देर के लिए अचंभित रह गए, फिर हम भी कूद पड़े और हवा में टीम लीडर का अनुसरण करने लगे। एस क्लास गिल्ड का विशेषाधिकार। एस क्लास गिल्ड के लोगों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वे हवा में चल सकते हैं। अन्य लोगों को यह विशेषाधिकार तभी मिलता है जब उनकी पहुंच लेवल 7 तक पहुंच जाती है। मुझे इस विशेषाधिकार से बहुत ईर्ष्या होती थी जब मैंने लोगों को शहर के ऊपर उड़ते देखा था, विशेष रूप से तब जब वे शहर के फाटकों के ऊपर उड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैंने सोचा जब मैंने हमारे पास ही स्थित शहर के फाटकों को देखा। जब मैं लोगों को शहर के ऊपर उड़ते देखता था तो मुझे बहुत जलन होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब लोग मुझे शहर के ऊपर उड़ते देखकर मुझसे जलन करते हैं। सोफिया ने हंसते हुए कहा, देखिए, मैं नीचे कुछ लोगों को भी देख सकती हूँ जो मुझे ईर्ष्या से देख रहे हैं। स्नोट। रीना ने बहन की मूर्खतापूर्ण टिप्पणियों पर स्नोट किया। ये देखकर मैं चौंक गया। जब से हम शहर के ऊपर हवा में चलना शुरू किए हैं, सोफिया ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रही थी। उसने उस लड़के की तरफ हाथ भी हिलाया जो उसे नीचे से देख रहा था। जल्द ही हम गेट के पास पहुंच गए और लोगों की ईर्ष्यालु और प्रशंसा भरी निगाहों के सामने झुके बिना ही गेट पार कर गए। मैं वास्तव में इस पर चल रहा हूं, मैंने सोचा जब मैं फोर्ट कैवेंडिश के शहर के द्वार पर चल रहा था। मैंने ऐसा करने का सपना देखा था और अब मैं ऐसा कर रहा हूं। शहर के द्वारों पर लंबी लाइनों को अलविदा। हम मेडेलिन दलदल जा रहे हैं। यह एक प्रसिद्ध रूकी क्षेत्र है और वहां शिकार के लिए बहुत सारे ग्रिम राक्षस पाए जाते हैं, टीम लीडर ने कहा जब हम शहर को पार कर बंजर भूमि में प्रवेश कर रहे थे। मेडेलिन दलदल, वह क्षेत्र, मैंने अपने दिल में जोर से कहा। मेडेलिन दलदल नौसिखियों के लिए सबसे खतरनाक शिकारगाहों में से एक है और यह उस क्षेत्र में नौसिखियों के सबसे अधिक हताहतों में से एक है। और इसका कारण है वो गेटोरमैन जनजाति और स्नेकमैन जनजाति, इन दोनों जनजातियों के लोग पानी में छिपकर हमला करते हैं। ऐसा नहीं है कि दलदल में केवल ये दो ही सबसे खतरनाक हैं, ब्लैकबेयरमैन जनजाति और कुछ अन्य भी खतरनाक हैं, लेकिन ये लोग छिपकर हमला करने में बहुत अच्छे हैं और यही कारण है कि उन्होंने अन्य जनजातियों की तुलना में सबसे अधिक लोगों को मार डाला। क्या वह शिकारगाह ज़्यादा खतरनाक नहीं है टीम लीडर? सोफिया ने पूछा। उसकी आंखों में थोड़ा डर देखा जा सकता था। डरने की क्या बात है, ये तो सिर्फ एक दलदल है और अगर कुछ खतरनाक भी आ गया तो मुझे यकीन है कि आप लोग बिना किसी परेशानी के इसे संभाल लेंगे, प्रशिक्षक ने लापरवाही से कहा। यह बिल्कुल भी आश्वस्त करने वाली बात नहीं है, मैंने मन ही मन कहा। अगर आपने कहा होता कि अगर कुछ खतरनाक हुआ तो मैं संभाल लूंगा तो हमें आश्वस्त महसूस होता। हम सब उसे घूर रहे थे लेकिन उसने ऐसा अभिनय किया जैसे उसने कुछ भी नहीं देखा और दलदल की दिशा में भागता रहा। मेडेलिन दलदल बहुत विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका क्षेत्र साल्टीन पहाड़ियों से कई गुना बड़ा है और शायद यही कारण है कि मेडेलिन दलदल में किसी अन्य इंसान से मिलना मुश्किल है, जबकि साल्टीन पहाड़ियों में आधे घंटे के भीतर कोई भी आसानी से दूसरे इंसान से मिल सकता है। और यही कारण है कि मेडेलिन दलदल खतरनाक है, क्योंकि अगर कोई खतरे में है तो उसे आसानी से मदद नहीं मिल सकती। हम इतनी दूर आ गए हैं लेकिन आपने अपने साथियों से अपना परिचय नहीं कराया है, टीम लीडर ने हमेशा की तरह सहज लहजे में पूछा। रिची, एम्मा, बेन, सोफिया, रैना, माइकल, एक एक करके हम सभी ने अपना परिचय दिया और अंततः मैं उस लड़की और शरीर का नाम जानने में सक्षम हो गया जो मेरे बाद आई थी। सभी 7 लोगों में से सिल्वियन सबसे मजबूत है क्योंकि वह न केवल हमारा टीम लीडर और प्रशिक्षक है, बल्कि वह रिची, एम्मा और बेन के समान उम्र का होने के बावजूद भी सबसे मजबूत है। प्रशिक्षक के अलावा हमारे समूह में सबसे मजबूत एम्मा, रिची, मैं और बेन हैं, जिनकी ताकत भी लगभग समान है, जबकि सोफिया और रीना सबसे कमजोर हैं। हम लगभग 1.5 किलोमीटर तक दौड़े, तब जाकर हमें दलदल दिखा और सभी दलदलों की तरह इसमें भी पर्याप्त सूर्यप्रकाश होने के बावजूद उदासी नहीं थी। पच हम सभी एक एक करके वांटर पर उतरे और उसके ऊपर खड़े हो गए। कॉर्पोरल स्टेज और उससे ऊपर के लोग पानी पर आसानी से चल सकते हैं, ये सिर्फ मन का हेरफेर है। ठीक है, दलदल में जाने से पहले आप सभी को यह एक संकेत याद रखना होगा, उन्होंने कहा और फिर उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अंगूठा नीचे किया। इसका मतलब है ग्रिम राक्षस और वे छिपकर हमला कर सकते हैं, उसने कहा और हम सब अचंभित होकर उसकी ओर देखने लगे। आप अंगूठे को नीचे करने के स्थान पर बेहतर हस्त संकेत का प्रयोग कर सकते थे, जिसका सामान्य अर्थ होता है अच्छा नहीं। ये देखकर कि हम सब उसके इरादे समझ गए हैं, वह आगे बढ़ने लगा और हम भी उसके पीछे पीछे चलने लगे ताकि हमारे रास्ते में आने वाले किसी भी हमले के लिए तैयार रहें। जब मैं अपने साथियों के साथ चल रहा था तो मैंने इस दलदल को शांत और उदास पाया। हालांकि मैंने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन इस तरह के वातावरण का अनुभव पहले कभी नहीं किया था। भले ही सार्डिन हिल शांत थे, वे कभी भी इस तरह उदास नहीं थे। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी दलदलों में शिकार नहीं किया है, लेकिन वे कभी इतने शांत और उदास नहीं थे कि वहां रहने मात्र से किसी को ऐसे अंधेरे में घुटन महसूस हो। अंततः दलदल में 10 मिनट बिताने के बाद मुझे लगा कि मेरे हत्यारे रूल से मुझसे मात्र 2 मीटर की दूरी पर
किसी को मारने की हल्की सी नियत है। मुझे लगा कि ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा सा राक्षस पास में ही छिपा हुआ है। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और न ही कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया दिखाई, बस चलता रहा। सबसे पहले मैं देखना चाहता था कि क्या मेरे समूह में से किसी ने भी इसे देखा है, और दूसरा ये कि यह मेज स्टेज का एक राक्षस है जिसे यहाँ कोई भी हरा सकता है। हम अभी 2 कदम ही चले थे कि टीम लीडर ने अपनी जेब से डार्ट निकाला और बिना देखे उसे अपनी बाईं ओर फेंक दिया और बिना कुछ किए चलता रहा। उसके बिजली से चार्ज तीर फेंकने के ठीक एक क्षण बाद हमने एक दर्दनाक चीख सुनी और अगले ही पल एक पीला सांप चिल्लाता हुआ बाहर आया जिसकी पूरी त्वचा जल गई थी और बिजली उसके ऊपर वार करती रही। वह कुछ सेकंड तक चीखता रहा, फिर रुक गया क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से राख में बदल गया था। उस पर एक भी हड्डी या मांस नहीं बचा था, सब कुछ जलकर राख हो गया था। हम सब मुंह खोले देखते रह गए। यह क्या ताकत है? मेजर लेवल के ग्रिम रेस मॉन्स्टर को सीधे जलाकर राख कर देने की क्षमता, मैंने कभी किसी में इतनी ताकत नहीं देखी। ये टीम लीडर मेरे अनुमान से कहीं अधिक मजबूत है। आप सभी यहाँ क्यों खड़े हैं? टीम लीडर ने पूछा, लेकिन पाया कि वह हमसे कई मीटर आगे निकल गया था। पानी पर तैरती काली राख पर एक आखिरी नज़र डालते हुए हम जल्दी से प्रशिक्षक का अनुसरण करते हैं। जैसे जैसे हम दलदल में आगे बढ़े, हमें और अधिक राक्षस मिले, लेकिन प्रशिक्षक ने उन सभी को मार डाला। और मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि टीम लीडर की इंद्रियां मुझसे कहीं अधिक मजबूत थीं और मैं उनसे मुकाबला तभी कर सकता था जब मैं अपने मारने के नियम को सक्रिय रूप से लागू करूं। टीम लीडर, आप सभी ग्रिम जाति के राक्षसों को क्यों मार रहे हैं? क्या हमें उनसे लड़ना नहीं चाहिए? सोफिया ने पूछा। भगवान उसका भला करे, मैंने और दूसरों ने सोचा। ये सवाल हमारे मन में भी आया था, लेकिन उसे राक्षसों को मारते हुए देखकर हम में हिम्मत नहीं हुई, जैसे कि वह मच्छरों को मार रहा हो जो हमें परेशान करते हैं। 1 या 2 के समूह में ये राक्षस आपके लिए कोई चुनौती पेश नहीं कर सके। केवल ग्रिम प्रजाति के राक्षसों के एक बड़े समूह से लड़ने से ही आपको कोई चुनौती मिलेगी और आपकी क्षमताओं में सुधार होगा। टीम लीडर ने कहा, जैसे ही उसने लापरवाही से एक और बिजली से ढका हुआ तीर फेंका और अगले ही पल हमने एक और दर्दनाक चीख सुनी, जो ग्रिम प्रजाति के राक्षस की थी, जो राख में बदल गई। लेकिन इस बार हमने एक नज़र भी नहीं डाली, क्योंकि पिछले 1 घंटे से यह हमारे लिए एक आम दृश्य बन गया था। टीम लीडर हमें ग्रिम रेस राक्षसों के एक समूह को खोजने के लिए और भी गहरे ले गया, जो हमसे लड़ेंगे। हम एक बार 6 ग्रिम रेस राक्षसों के एक समूह के सामने आए थे, लेकिन टीम लीडर ने उन्हें राख में बदल दिया था और कहा था कि वे हमारे लिए कोई चुनौती पेश करने के लिए बहुत कम हैं। अब तक टीम लीडर ने लगभग 71 ग्रिम जाति के राक्षसों को मार गिराया है और उनमें से अधिकांश मेजर स्तर पर थे। हमें मार्श में प्रवेश करते हुए 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक हमें ग्रिम रेस के राक्षसों का कोई बड़ा समूह नहीं मिला है। अचानक प्रशिक्षक रुक गया और एक क्षण बाद मुझे लगा कि हमारे समूह को मारने की नीयत से कई लोगों ने घेर लिया है, और जब मैंने गिनती की तो पता चला कि उनकी संख्या 13 थी। हालांकि उनमें से कई में अलग अलग युद्ध शक्ति है। एक बात सामान्य है कि वे सभी प्रमुख चरण में हैं। एक बुरी बात यह है कि यहाँ 13 राक्षसों में से 2 में वेयरवुल्फ नेता के समान युद्ध शक्ति है, जिससे मैंने कुछ दिन पहले लड़ाई की थी, जिसका अर्थ है कि वे निश्चित रूप से या तो आत्मा टोटेम को बुला सकते हैं या समझ सकते हैं। टीम लीडर ने अपना अंगूठा नीचे कर लिया और उसके चेहरे पर आकस्मिक भाव थोड़ा गंभीर हो गया। लड़ने के लिए तैयार रहो, 13 ग्रिम जाति के राक्षस हैं जो कुछ ही सेकंड में तुम सब पर हमला करेंगे, प्रशिक्षक ने कहा और बहुत तेज गति से ऊंची छलांग लगाए और कुछ ही सेकंड में वह हमारी दृष्टि से गायब हो गया। हम सभी उसके अचानक चले जाने से भ्रमित हो गए और उसका पीछा करने ही वाले थे कि ग्रिम जाति के राक्षस अपने छिपने के स्थान से बाहर आ गए और वे गैटोरमैन जनजाति से थे। ऐसा लगता है कि उस बच्चे को हमारी भनक लग गई और वह हम पर हमला करने से पहले ही भाग गया। एक गैटरमैन जिसकी त्वचा बहुत गोरी थी ने अपने साथियों से कहा, कोई बात नहीं, वे 5 लोग हमारे लिए हल्का भोजन करने के लिए पर्याप्त हैं। एक अन्य गैटरमैन ने कहा, मैं और रिची 3-3 संभालेंगे। मैं 2 संभालूंगी। मैं भी 2 संभालूंगी। हम बहनें मिलकर 3 संभालेंगी। गैटोरमैन को आते देख सभी ने एक एक करके कहा। जब प्रशिक्षक ने हमें बताया कि वह हमारे लिए लड़ने हेतु एक बड़ा समूह ढूंढने जा रहा है, तो हमने एक योजना बनाई थी कि जैसे ही हम ग्रिम जाति के राक्षसों के बड़े समूह के सामने आएंगे, हम जल्दी से निर्णय लेंगे कि हमें कितने ग्रिम राक्षसों से लड़ना है, और यदि कोई अतिरिक्त राक्षस बच जाता है तो हम प्रशिक्षकों से मदद मांगेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि हम अब प्रशिक्षक पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि अगली लड़ाई में हमारे पास अतिरिक्त राक्षस बचता है तो हमें किसी न किसी तरह से उससे निपटना होगा। इस लड़ाई में हम बिल्कुल ठीक हैं और अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 1 घंटे के अंदर लड़ाई खत्म कर सकेंगे। जूनो, ऐसा लग रहा है कि स्वादिष्ट भोजन वालों को लगता है कि वे हमें हरा सकते हैं। एक गैटरमैन अपने पास खड़े दूसरे गैटरमैन से पूछता है। ये 2 लंबे गैटरमैन समूह के नेताओं को ऐसे लग रहे थे जैसे कि वे 2 लोग हैं जो सर्वोच्च युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये दोनों ही अकेले बात कर रहे थे जबकि अन्य गैटरमैन हम पर हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। तो फिर हमें उनकी धृष्टता के लिए उन्हें जल्दी से पीटना चाहिए और जीवित रहते ही खा लेना चाहिए।
उन पर हमला करो और उन्हें हमारे सफ़ेद गैटोरमेन जनजाति की ताकत दिखाओ। बड़े गैटोरमेन ने कहा, और जैसे ही उसने ये कहा, सभी गैटोरमेन बड़े दांतेदार ब्लेडों को पकड़े हुए हम पर हमला करने आए। ऐसा लगता है जैसे वे हमारी व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। 3 गैटोरमेन के 2 समूहों ने रिची और एम्मा पर हमला किया, जबकि 2 गैटोरमेन मुझ पर और बेन पर हमला करने आए, जबकि 3 सोफिया और एम्मा पर हमला करने लगे। यह अच्छी बात थी कि गैटोरमेन के 2 नेता एम्मा और रिची के पास गए थे। उनकी युद्ध शक्ति को समझते हुए मुझे पता था कि वे 2 गैटोरमेन को आसानी से संभाल सकते थे। हे, छोटे से नाश्ते के बाद हम तुम्हें इतना पीटेंगे कि तुम अपना नाम भी याद नहीं रख पाओगे। हम तुम्हें जिंदा रहते हुए टुकड़े टुकड़े करके खा जाएंगे, गैटोरमैन ने अपने साथी के साथ मुझ पर हमला करते हुए कहा। मैंने सनफायर को 100% सक्रिय करते हुए अपनी तलवार और ढाल निकाल ही ली थी कि तभी मुझे ग्रिम जाति का राक्षस पास में छिपा हुआ दिखाई दिया। चिंता मत करो, जब मैं तुम्हारे शरीर से मैना क्रिस्टल्स निकालूंगा तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम दोनों जीवित हो, मैंने ताना मारते हुए उत्तर दिया, और जैसा कि अपेक्षित था, रूनिक डिस्क का उल्लेख सुना। खटखट खटखट, मेरी तलवार और ढाल दोनों ही उनके दांतेदार ब्लेडों से टकराए और मुझे लगा कि बल मेरी भुजाओं से मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है, लेकिन यह मेरे शरीर में मौजूद सूर्य की आग द्वारा वाष्पीकृत हो गया। FRAWebNoel.com। हालांकि ये गैटोरमैन 2 मेजर स्टेज के हैं, ये सिर्फ सामान्य गैटोरमैन हैं। वे कुलीन नहीं है जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले सामना किया था, और उनके 2 नेता थे। एक सामान्य एलीट ग्रिम रेस राक्षस उसी के 3 से 4 सामान्य ग्रिम रेस राक्षसों के बराबर है, इसलिए एक ही समय में 2 गैटरमैन से लड़ने के बावजूद मुझे उतना दबाव महसूस नहीं हो रहा है जितना कि मुझे एलीट ग्रिम रेस राक्षस के खिलाफ लड़ते समय महसूस हुआ था। मेरी सनफायर शक्ति इन 2 गैटोरमैन से निपटने के लिए पर्याप्त होगी जिनसे मैं लड़ रहा हूँ। पचैक क्लैंक। हाँ, मैंने मन ही मन जोर से कहा, क्योंकि मैं लड़ाई शुरू होने के 1 मिनट के भीतर ही गैटोरमैन को मारने में सक्षम था। हालांकि चोट सामान्य थी, लेकिन ग्रिम जाति की अपार जीवन शक्ति से 1 मिनट के भीतर ठीक हो सकती थी, लेकिन फिर भी यह मेरे लिए एक उपलब्धि है। ये संभवतः ग्रिम रेस राक्षसों के साथ मेरे द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के कारण है, क्योंकि जितने भी ग्रिम रेस राक्षसों के साथ मैंने लड़ाई की थी वे सभी एलीट थे, फेदरमैन रेस के 2 को छोड़कर, लेकिन उनकी गिनती नहीं की गई क्योंकि वे भाग गए थे। मैं एलीट ग्रिम जाति के राक्षसों से लड़ने का इतना आदी हो चुका था कि इन दोनों से लड़ना मेरे लिए बहुत सामान्य बात लगती थी, और मुझे लगता है कि मैं ये लड़ाई उससे भी कम समय में समाप्त कर सकूंगा जिसकी मैंने कुछ क्षण पहले भविष्यवाणी की थी। तुम खाना हो। मेरे हमले को पूरी तरह से अपने ऊपर गिरते देख दोनों गैटोरमैन ने एक साथ कहा और अपने हमले की तीव्रता बढ़ा दी। खट 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 खट, मैंने बिना किसी प्रयास के उनके तीव्र हमले का मुकाबला किया और हमला करने का मौका ढूंढना शुरू कर दिया। इस बार मैंने एक नया लक्ष्य निर्धारित किया था जो इन राक्षसों को जल्द से जल्द हरा देना था। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि मुझे एक और मौका मिल गया और मैंने उसे ले लिया, लेकिन किसने सोचा था कि मेरे ब्लेड को अपनी ओर आते देख वह मेरे हमले का मुकाबला करने के बजाय मेरे हमलों से बचने के लिए एक कदम पीछे हट जाएगा। ये देखकर मैंने तुरंत ही गति कौशल का प्रयोग किया जो कि युद्ध की शुरुआत से ही सक्रिय था। मैंने अपने ब्लेड को थोड़ा सा हिलाया और इस हमले में मेरे पास मौजूद सनफायर की सारी शक्ति का प्रयोग किया। स्लैश, एक कटने की आवाज आए और खून कोहरे में बदल गया क्योंकि सनफायर रूल ने इसमें घुसपैठ करना शुरू कर दिया। यह इस हमले से नहीं मरेगा, लेकिन इस हमले के साथ यह एक मृत कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं था। मैं देखना चाहता हूं कि इसके साथ क्या हुआ, लेकिन मैं अन्य गैटोरमैन की तरह इसकी ओर आते हुए नहीं देख सकता। ये दूसरा गैटरमैन काफी स्वार्थी है। अगर यह हस्तक्षेप करता तो अपने साथी को मेरे उस जानलेवा प्रहार से बचा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने अपने साथी का बलिदान कर दिया ताकि इसे हमला करने का मौका मिल सके जिसका इसे अगले ही पल पछतावा होगा। खटखट पुची, मैंने अपनी ढाल से उसके दांतेदार ब्लेड की रक्षा की और अपनी तलवार से उसकी गर्दन को छेद दिया।